हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों। मैं अभिषेक गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट लाइव पे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑन मोशन इन वन डायमेंशन। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और फिर हम पढ़ेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव करवा दूंगा आज। ठीक है, उनकी डेरिवेशंस दिखा दूंगा क्या होती हैं, कैसे फाइंड आउट, कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं उनको यूज करके, वो सारी बातें कर लेंगे। उसके बाद फिर उनको अप्लाई करेंगे एक तरह के मोशन में, मोशन अंडर द 1D। ठीक है, चलो। हाँ, तो यार इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं बच्चों? गुड इवनिंग एवरीवन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली हमारे पास किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या मोशन के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी पड़ती हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिलेट करती हैं। जैसे हम कौन कौन से मोशन पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं? हम बच्चे वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं और एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। तो इन पैरामीटर्स को इक्वेशंस ऑफ मोशन आपस में रिलेट करती हैं कि जैसे अगर आपको किसी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। अगर आपको किसी मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कोई गाड़ी स्टार्ट करती है, फिर एक्सेलरेट कर रही है, तो आफ्टर सम टाइम आप उसकी वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे। ठीक है, हाँ। तो एक्सेलरेशन बच्चे, एक्सेलरेशन बेसिकली सिंपली ये था, एक्सेलरेशन था बच्चे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था डीवी बाई डी टी। तो बेसिकली एक्सेलरेशन से होता क्या है, स्पीड बढ़ती या कम होती है। तो अगर एक्सेलरेट कर रही है बॉडी तो स्पीड बढ़ेगी, अगर डी एक्सेलरेट कर रही है बॉडी तो स्पीड कम होगी। सिंपल एग्जांपल है गाड़ी का। गाड़ी में आप एक्सेलरेटिंग पैड पे पैर रखोगे या स्कूटी ड्राइव करते हो तो स्कूटी में रेस दोगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ब्रेक लगाओगे तो डी एक्सेलरेट करेगी। अब वो एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं इक्वेशंस में, वो आज की क्लास में बताऊंगा। तो पहले उस पर फोकस करते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है। टेस्ट में वेक्टर नहीं आएगा। टेस्ट में मैंने आपके जो क्वेश्चंस वो रखे हैं जो आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं बच्चे। जितनी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाती हैं वही टेस्ट में पूछी जाएंगी। चलो जी, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आते हैं बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले हम यहां पे डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन ही बता रहा हूं सीधी। हो सकता है आपके स्कूल में भी पूछ ली जाए ये। तो पहला मेथड है, मतलब एक ही मेथड से मैं बताऊंगा, तो वही मेथड हम फॉलो करते हैं। कैलकुलस, मैं कैलकुलस से बताऊंगा। तो बच्चे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? डीवी बाई डी टी। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, डीवी बाई डी टी, है ना। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें कि dv बाई डी टी बराबर है a के, तो दिस इंप्लाइज के dv जो है वो बराबर हो जाएगा a dt के। मतलब मैं dt को उधर लेके जा सकता हूं, dv को लेफ्ट साइड रख लिया, dt को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया a से। अब हम दोनों तरफ कर देते हैं क्या? इंटीग्रेशन। ध्यान देना मेरी बातों पे, इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स बतानी जरूरी है। तो बच्चे मैं u से v तक रख रहा हूं वेलोसिटी की लिमिट, और टाइम की लिमिट रख रहा हूं मैं 0 से t तक। अब ये u और v कौन सी बला का नाम है बच्चों? u जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि एट t इक्वल्स टू 0 जो वेलोसिटी है ये वो वेलोसिटी है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों v जो है, v को हम, v का जो सिंबल है वो यूज करते हैं फॉर द फाइनल वेलोसिटी। तो u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी और v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। तो मैं सबसे पहले पुट कर दूंगा अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या आएगा? v।
और फिर माइनस करके पुट करूंगा लोअर लिमिट क्या आएगा u। अब देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन से मैं a को बाहर निकाल रहा हूं, a को मैं बाहर निकाल रहा हूं, और मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं, या मैं ऐसा कब कर सकता हूं? ठीक है बच्चे, मैं ऐसा तभी कर सकता हूं, कोई भी चीज इंटीग्रेशन से बाहर कब आती है, इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर कब आती है? इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर चीज तभी आएगी जब वो चीज कांस्टेंट होगी। तो बच्चों, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट मानी जा रही है। जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज की क्लास में, उन सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना जाएगा। ये देखो, उसका प्रूफ भी है। अगर ए कांस्टेंट ना होता तो आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिख सकते थे। याद है, इंटीग्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ए मैं मान रहा हूं कि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया बच्चे। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल t। तो यार यहां पे मैं लिख दूंगा दिस इज नथिंग बट a एज इट इज, और अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, मतलब t माइनस 0। तो यहां से बच्चों क्या आया आपके पास? यहां से आया v माइनस यू बराबर हो गया at के। तो डैट इंप्लाइज v बराबर हो गया u प्लस at। देखो जी, ये आपकी होगी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। ये होती है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, v इक्वल्स टू यू प्लस at। चलो अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें देता है वेलोसिटी। और ये बात मैं बाय डेफिनेशन कह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी देगा। अब हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं u प्लस at। क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि अभी अभी हमने डिराइव किया कि v किसको रिप्रेजेंट करता है। v को u प्लस at की टर्म्स में लिखा जा सकता है ना। v को u प्लस at लिखा जा सकता है। तो मैं इस v को u प्लस at यहां पे पुट कर रहा हूं। तो यहां से आएगा ds बाई dt इक्वल्स टू u प्लस at। यहां से बच्चे इसको ऐसे लिख लो, मैं dt को राइट साइड लेके जा रहा हूं। अब मैं कर दूंगा हर जगह इंटीग्रेट। डिस्प्लेसमेंट शुरू में मान लो 0 है, बाद में s हो गई। टाइम शुरू में मान लो 0 है, बाद में t हो गया। ये लो जी। अब बच्चों, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, तो s माइनस 0 कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों, u जो है अपना वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। a तो बेचारा कांस्टेंट था ही। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x dx का जो होता था, t dt का होगा t स्क्वायर बाय 2। फिर जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वहां से आएगा 0 स्क्वायर बाय 2। तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, 0 का स्क्वायर करो या 0 लिखो तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन होती है बच्चे? ये कौन सी इक्वेशन होती है? ये होती है अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद आया कुछ? ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद आया? चमका? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, डेरिवेशन आ सकता है, आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है। आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, dt को मैं उधर ले गया। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो u बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन होगा t माइनस 0, फिर t dt का होगा t स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, वहां से ये बातें हमने इंटीग्रेशन में कर रखी हैं बच्चे। ये मैंने सिर्फ लिमिट्स पुट की हैं। dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, तो t माइनस 0। ठीक है बच्चों? चलो, तो हमारे पास दो चीजें आ गई। हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। कौन कौन से? पहला आया v बराबर u प्लस at और दूसरा आया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बच्चे, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है,
वो कोई आसमान से उतरी हुई अलग से इक्वेशन नहीं है, पहली बात। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफ द डेफिनेशंस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत सिंपल है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालते हैं? इफ वी एलिमिनेट, बच्चों जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा प्लीज वो लिख लो और वो पॉइंट बोलो क्या क्या समझ में नहीं आया। इफ वी एलिमिनेट द फैक्टर ऑफ टाइम, if we eliminate the factor of time from the first and second equation, we get the third equation. अरे यार जैसे हम करते थे बच्चों, अगर दो इक्वेशंस हैं और दोनों में एक फैक्टर मेरे को कॉमन दिख रहा है, कौन सा? टाइम का। अब अगर मेरे को टाइम को एलिमिनेट करना है, अगर मैं टाइम को किसी तरीके से एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। मतलब टाइम को हटा दूं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। हाँ, तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में कुछ नहीं किया मैंने। dt का इंटीग्रेशन होता है t, dt का इंटीग्रेशन होता है t, और t dt का इंटीग्रेशन होता है t²/2। अब अगर लिमिट्स दे रखी हैं 0 से लेके t तक, तो पहले अपर लिमिट जाएगी फिर लोअर लिमिट जाएगी। यहां पे भी सेम चीज, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहां से भी t आएगा और यहां से भी आएगा t²/2। तो ये दोनों चीजें मैंने यूज की हैं यहां पे। ठीक है, चलो अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से क्या करेंगे बच्चे? इन दोनों इक्वेशंस में से टाइम को एलिमिनेट करेंगे। देखो मैं कैसे करता हूं। तो यहां पे है v = u + at। ठीक है, v = u + at। अब मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। ठीक है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा v², और देखिए यहां बनेगा u + at का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, दैट इज 2u × at। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस u² को लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा v² - u², और इधर क्या है, इधर है a² t² + 2 × u × at। ठीक है, अब मैं इस पूरे फैक्टर में से 2a कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो पहली टर्म में बचेगा at²/2, और क्योंकि मैंने 2a कॉमन लिए तो देखो यहां पे है 2u at, तो 2a कॉमन लूंगा तो यहां पे बचेगा सिर्फ ut। ठीक है, तो यहां बचेगा सिर्फ ut। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, देखो इधर था a² t², तो t² तो रहेगा ही रहेगा। एक a मैंने कॉमन ले लिया तो a² में से सिर्फ एक a यहां पे आ जाएगा, और क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया तो यहां पे एक हाफ का फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देख के ये बताओ, सभी बच्चे प्यारे बच्चों, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज ut + ½ at²? दिस इज नथिंग बट s। ये देखो ये किसके बराबर है? ये s के बराबर है। तो आपके पास यहां से आ जाएगा v² - u² = 2as। वेरी गुड, v² - u² = 2as। ये बच्चे क्या हो गई? ये हो गई तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यार एक बात फिर से रिपीट कर दूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसी डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं होती। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, जब हम टाइम को हटा देते हैं दोनों इक्वेशन से, तो वहां से निकल के जो इक्वेशन आती है उसमें टाइम नहीं है। देखो इसमें टाइम नहीं है, नोटिस करो इसमें टाइम है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, v² - u² = 2as है, और पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में टाइम होता है। तो हमने किया क्या, हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज किया और दोनों में से टाइम हटा दिया।
तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। गॉट इट? वेरी गुड बच्चों। चलो अब देखते हैं एक और इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने नहीं पढ़ी होगी लेकिन मैं पढ़ाता हूं उसको क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होती है। S बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के, है ना। ये ना जो मैं फोर्थ इक्वेशन बता रहा हूं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन मत बोलना, इसको बोलना कि ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है जिसको हम यूज करते हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अब यहां पे बच्चों v माइनस यू इक्वल्स टू 80, हाँ अब v इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है तो यहां से बच्चों u निकाल लो। u कितना आएगा? v माइनस 80, ठीक है, v माइनस 80 आएगा। इस v माइनस 80 को मैं यहां पुट कर रहा हूं, मतलब u की वैल्यू को v माइनस 80 पुट कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो s बराबर हो जाएगा u कितना बच्चे? v माइनस 80 इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। यहां से बच्चे आएगा s बराबर vt माइनस 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर जी। अब बच्चों आप इन दोनों को देखो, आप vt को तो हटा दो, vt को तो साइड में रख लो, बेचारा vt तो साइड में है ना। यहां पे प्लस लगा देता हूं, 80 स्क्वायर बाई 2 माइनस 80 स्क्वायर। इसको देखो जरा ध्यान से, इसमें से 80 स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं, है ना, 80 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं बच्चों। तो यहां से क्या आएगा? vt प्लस 80 स्क्वायर कॉमन ले लो, इधर आएगा हाफ माइनस 1। व्हाट इज हाफ माइनस 1? हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। तो यहां से एक बड़ी प्यारी इक्वेशन आती है, मेरी फेवरेट इक्वेशन है ये हमें डिस्प्लेसमेंट का ही बता रही है, लेकिन इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से क्या अलग बात है बच्चे? यहां u की बजाय क्या है? v है। तो ये कहां काम आती है इक्वेशन? कई बार मोशन के दौरान, कई बार कोई बॉडी मोशन कर रही है, हमें इनिशियल स्पीड नहीं पता होती बट हमें फाइनल स्पीड पता होती है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कई बार क्या होता है, ये कब यूज होगी? जब हमें फाइनल स्पीड पता हो, जब हमें फाइनल स्पीड के बारे में पता हो, फाइनल स्पीड के बारे में पता हो, तब यूज होगी। ये बच्चे वही लैंग्वेज है जिससे मैसेज टाइप कर रहे हो आजकल आप लोग, है ना, वही इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपके नोट्स बना रहा हूं बच्चे, तब यूज होगी, ठीक है। तो ये लॉजिक है इस इक्वेशन को करवाने का मेरा, कि कई बार मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा वैसे, कई बार जब हम कोई भी मोशन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे आगे, जब हम फाइनल स्पीड को तो देख पाएंगे लेकिन इनिशियल स्पीड को देख नहीं पाएंगे, तो उसमें ये वाली चीज यूज होगी, ठीक है। ये होगी अपनी चौथी इक्वेशन बच्चे। एक पांचवी भी है मेरे पास एक पांचवी भी है। देखो पांचवी क्या है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, क्या पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी, तो आप कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही कहोगे ना बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बच्चे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है s और टोटल टाइम क्या है? t। अब यार s तो हम जानते हैं, s किसके बराबर होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर के, अपॉन क्या कर देंगे? t से t गया, यहां पे आया u प्लस at बाई 2, है ना। सुंदर फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा ठीक है, सुंदर सा फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा। तो यार अब v बराबर होता है u प्लस एटी के, तो v माइनस यू किसके बराबर होगा? 80 के। तो 80 बाई 2 किसके बराबर होगा? 80 बाई 2 बराबर होगा बच्चे v माइनस यू बाई 2 के बराबर। तो मैं ये 80 बाई 2 का वैल्यू उठा रहा हूं यहां से और यहां पे पुट कर रहा हूं,
ठीक है, तो यहां पे आएगा u प्लस v माइनस यू बाई टू। एलसीएम ले लेता हूं, तो 2u प्लस वी माइनस यू बाई टू। सुंदर आएगा ना, मैंने क्या प्रॉमिस किया था, आंसर सुंदर आएगा। ये लो, ये आंसर आया v प्लस यू बाई टू। ये क्या डिराइव कर रहे हैं बच्चे, ये हम बता रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस यू बाई टू। तो बहुत बार एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है, तो ये उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, v प्लस यू बाई टू, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब v यहां पे क्या था, v यहां पे था फाइनल स्पीड। v क्या है, v है फाइनल स्पीड, मतलब फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है सभी को? वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो 5 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब लिखते हैं कुछ नोट। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बस इक्वेशंस बता के आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ नोट लिखते हैं। पहला नोट, पहला सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो है वो ये है कि भाई ये पांचों इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक बार मैं लिख के बताता हूं कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है आपके पास। पहली है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चौथी है s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। पांचवी है v एवरेज इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टू। तो ये 5 इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब इन 5 इक्वेशंस में आपको 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना है। पहला ख्याल आपको क्या रखना है, प्रिकॉशंस, है ना। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि प्रिकॉशंस लेनी है आपको, तो आप जब ये इक्वेशंस अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी है बच्चे। ठीक है, तो आप सभी डॉक्टर बनने वाले हो इन फ्यूचर, तो आपको प्रिकॉशन वर्ड तो बहुत अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, तो प्रिकॉशंस क्या लेनी है, पहला प्रिकॉशन ये लेना है कि पहला प्रिकॉशन क्या लेना है, ये कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी ऊपर लिखी हुई हैं आर ओनली एप्लीकेबल when the acceleration is constant। when the acceleration is constant। तो यार ये तभी एप्लीकेबल हैं, मतलब आप ऐसे ही कोई भी दुनिया में रैंडम मोशन चल रहा है, अगर आप उसमें इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ इक्वेशन में कुछ नहीं किया बच्चे मैंने, फोर्थ इक्वेशन में बस मैंने u की वैल्यू जो है ना, सेकेंड इक्वेशन u की वैल्यू को डाला था v माइनस ए टी, तो v माइनस ए टी डाल के आया है। आप वही वाली बात है ना कि आप पीछे करके भी देख सकते हो वीडियो, डोंट वरी, सिंपल है फोर्थ इक्वेशन। हाँ, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दूसरी बात है ना, एवरी क्वांटिटी एक्सेप्ट द क्वांटिटी that have to be found will go with the sign in the equations, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेगा। ये गिवन होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, ध्यान से सुनेगा। सेकंड पॉइंट है ना बच्चों, कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लो जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, v इक्वल्स यू प्लस ए टी।
अब इसमें मान लो आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो बच्चों आपको इसमें जस्ट निकालना है एक्सेलरेशन, मतलब आप सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हो। अब एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी, मान लो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, यू फाइंड आउट करना चाहते हो, आप यू को फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो मान लीजिए आप u को फाइंड आउट करना चाहते हो। जिस भी चीज को फाइंड करना है, मेरी बात गौर से हिंदी में, इंग्लिश में, या जो भी आप एक लोकल लैंग्वेज जानते हो उसमें लिख लो। जिस भी चीज को फाइंड आउट करना है उसका साइन इक्वेशन में नहीं जाएगा, भले ही आपको पता भी हो। साइन बोले तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप इक्वेशन में पुट नहीं करोगे। मैंने यहां पे एक्सेप्ट एक वर्ड यूज किया है। अगर आप u निकालना चाहते हो, आप u को u ही लिखोगे, लेकिन u के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं, कितनी बची? दो बची, एक आया v और एक आया स्मॉल a। u के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं इक्वेशन में, वो जाएंगी विद साइन, वो जाएंगी विद साइन। मतलब आपको यह देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई चीज आपको निकालने के लिए बोला गया है, जैसे मैं आपको बोलता हूं बच्चों u फाइंड आउट करो, तो u का साइन इक्वेशन में नहीं जाएगा। जो भी चीज निकालने के लिए बोली जाएगी उसका साइन नहीं जाएगा, अदर क्वांटिटीज का साइन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी इधर मूव कर रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, राइट साइड मूव कर रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर लगा रहा है ब्रेक, तो ब्रेक की वजह से इसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। कितनी है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किस तरफ है? पीछे की तरफ है। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे वेलोसिटी आप पुट करोगे 10 प्लस 10, और a को क्या पुट करोगे? अगर मैं वेलोसिटी को +10 पुट करता हूं तो आप a को क्या पुट करेंगे? स्मॉल a, मतलब एक्सेलरेशन। क्या आप a को +5 पुट करेंगे? नहीं, आप a को पुट करेंगे -5। अगर मैं वेलोसिटी को +10 लेता हूं तो आप a को क्या पुट करेंगे बच्चे? a को पुट करेंगे -5। बात समझे? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन में जाती हैं। और ये डिसाइड किसने किया? ये हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है और कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव है। जैसे अभी मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने ये डिसाइड किया कि राइट साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। ये डिसाइड मैंने खुद किया है। अब अगर किसी को पसंद ना आए, वो लेफ्ट को नेगेटिव ले सकता है और राइट को पॉजिटिव ले सकता है, उसका आंसर भी सही आएगा। सो डायरेक्शन डिसाइड करनी है हम लोगों ने, ठीक है। प्रैक्टिस से बताऊंगा कैसे डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं बच्चों। पहली एग्जांपल, पढ़ लो इसको एक बार।
क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी बच्चे, डोंट वरी। जैसे मैं एक क्वेश्चन में समझाता हूं। देखिए, कह रहा है एक गाड़ी है, ये गाड़ी बना दी मैंने, ठीक है। गाड़ी का स्पीड जो है इनिशियल वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और गाड़ी एक्सेलरेटेड है। अब गाड़ी अगर कह रहा है कि एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है। अगर वो कहता है डी एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होती, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। ये ए है और ये यू है ना। अब बच्चे बताओ, अगर मैं ये साइड पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, मैं जनरली ये साइड पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, मतलब मेरा जो कंसीडर करने का पैटर्न रहता है या आपका भी रहेगा, अब से आप भी मेरे साथ जो मैं कंसीडर करूंगा वही करोगे, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे हिसाब वाला लोगे, है ना। तो इसमें अपनी मर्जी नहीं चलाओगे आप लोग। आप बच्चे हमेशा ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करोगे, सिंपल, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यह कहा गया है कि राइट साइड वाली डायरेक्शंस होंगी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शंस होंगी नेगेटिव। सिमिलरली ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये सिंपल सी चीज बताई गई है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहिए बैलेंस कर देते हैं, अदरवाइज गाड़ी टॉपल कर जाएगी। ठीक है, हाँ। अब बच्चे पहले तो ये बताइए कि u का साइन अगर पॉजिटिव लेंगे तो a का साइन भी पॉजिटिव लेंगे कि नहीं? बिल्कुल। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो जो चीज निकालनी है उसको विदाउट एनी साइन पुट करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे s बराबर होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। तो u कितना है बच्चे? u है 4 और टाइम कितना दे रखा है 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना दे रखा है 1.2 इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर डेट इज 25, ठीक है। तो ये बन जाएगा 20, ये कटेगा 0.6 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 15, तो आंसर बन जाएगा 35 मीटर्स। मतलब गाड़ी 5 सेकंड में 35 मीटर्स कवर करेगी। ठीक है, गाड़ी 5 सेकंड में 35 मीटर्स कवर करेगी। 35 मीटर्स इज आंसर। सिंपल है बच्चों, है ना। अब बच्चे यहां पे एक बात ये ध्यान देने वाली है कि हमने u का साइन पॉजिटिव लिया है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन का भी साइन पॉजिटिव लिया, ठीक है। उसका रीजन क्या है बच्चे? उसका रीजन है कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है और दोनों का डायरेक्शन राइट साइड है। समझ में आया? गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, एक बार ट्राई करो फिर बताता हूं। ये मैं ही बताता हूं, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है सवाल, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा गया है? यहां पे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। जितने भी ये सवाल होंगे, जितने भी, मतलब ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। इनिशियल वेलोसिटी पिछले क्वेश्चन में 4 मीटर्स पर सेकंड गिवन थी, इसलिए मैंने u को 4 लिया है। हाँ, तो basically a particle starts with a velocity 10 meters per second and deceleration 5 meter per second square. Find the distance and displacement transversed in 6 seconds. ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं यहां पे फंडा लिख देता हूं, ठीक है। कंसेप्ट, so in the questions of distance and displacement, in the questions of distance and displacement,
मतलब जब ये दो शब्द एक साथ यूज किए जाएंगे तो ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे? इन द क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी विल ऑलवेज फाइंड अ टाइम at which velocity of the body becomes zero। ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब सुनो पहले ध्यान से। यहां पे डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकालने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पहले मैं गाड़ी बना दूं, है ना, गाड़ी बनानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले गाड़ी बना देता हूं बच्चों। तो ये रही गाड़ी बच्चे, ये गाड़ी है। ड्राइंग मेरी ऐसी है तो इसी से काम चला लो। ये तो मेरे सिर के पीछे चली गई, एक सेकेंड। हाँ, तो ये गाड़ी है, मान लो ये रही गाड़ी, ये रही गाड़ी, ये रही। हाँ, अब सही है। इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है 10 मीटर्स पर सेकंड। अब बताओ, पहले तो मेरे को ये बताओ सारे बच्चे ये बताओ, एक्सेलरेशन राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? और इस डी एक्सेलरेशन वर्ड को मद्देनजर में रखते हुए बताना। एक्सेलरेशन राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? इस पॉइंट को मद्देनजर में रखते हुए बताना। लेफ्ट में है, वेरी गुड वेरी गुड, लेफ्ट में है ना। तो यार एक्सेलरेशन में लेफ्ट में बना देता हूं। कितनी है? 5। अच्छा, लेफ्ट में क्यों है? जिन बच्चों को नहीं चमका, लेफ्ट में इसलिए है यार क्योंकि यहां पे वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ है डी एक्सेलरेशन। क्या वर्ड यूज हुआ है? डी एक्सेलरेशन का मतलब है गाड़ी वाला जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगा रहा है। क्या लगा रहा है? वो ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, तो बच्चे यहां पे जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u का साइन तो मैं डालूंगा पॉजिटिव, s का कोई साइन नहीं डालूंगा मैं, s विदाउट साइन जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है ना। तो मैं हम यहां पे इसका साइन नहीं डालेंगे, हम यहां पे इसका साइन नहीं डालेंगे। ये बात यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं। इसका साइन नहीं डालेंगे। फिजिक्स में अगर आप कोई चीज फाइंड आउट करते हो तो उसका साइन पुट नहीं करते। जो फाइनल आंसर आता है वो साइन के साथ आता है, तो वो फाइनल आंसर आपको बहुत सारी बातें बताता है। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट का साइन पुट नहीं किया, मेरा फाइनल आंसर आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गाड़ी राइट साइड जा रही है। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया, उसका मतलब क्या होगा कि गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड जा रही है। तो बेसिकली आंसर हमें बहुत कुछ बताता है, फिजिक्स में बहुत चीजें बताता है आंसर। तो जिस भी चीजों को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम विदाउट साइन डालते हैं, तो एस का साइन यहां पे नहीं जाएगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा, यू का साइन क्या जाएगा बच्चे? यू का साइन जाएगा पॉजिटिव। और अपना ये जो एक्सेलरेशन है इसका साइन क्या जाएगा? इसका साइन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, रेस देने पे एक्सेलरेशन होता है और ब्रेक लगने पे डी एक्सेलरेशन होता है। स्कूटी की रेस जब ऐसे देते हैं, भगाते हैं, जब स्कूटी खाली सड़क होती है तो वो एक्सेलरेशन है, जब ब्रेक लगा रहे हैं तो डी एक्सेलरेशन। अब आ गया s बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, तो u कितना है? u है 10, तो 10 इंटू टाइम, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स, तो टाइम ही है, उसका साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। 10 इंटू 6 प्लस हाफ, ए को लेंगे नेगेटिव -5 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, तो डेट इज 36। ठीक है, तो ये कटा 18 पे, ये बन गया 60, 60 माइनस 18 इंटू 5। ठीक है, 18 इंटू 5 करेंगे तो ये बनेगा 8 5 40, मतलब 90 मीटर्स, तो आंसर आया -30 मीटर्स। अब यार ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है,
This is very, very interesting thing. Now the answer comes as negative, -30. The answer comes out to be -30. अब इसका मीनिंग समझिए क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। गाड़ी चलना स्टार्ट हुई एक जगह से, यहां से चलना गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है। गाड़ी यहां तक पहुंची, यहां पे ड्राइवर था, यहां पे जब गाड़ी पहुंची, फिर क्या हुआ होगा बच्चों, फिर क्या हुआ होगा, यहां से गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन कर ली होगी रिवर्स, और रिवर्स करके गाड़ी पहुंच गई यहां पे। अब क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि ये जो गाड़ी है ये रिजल्टेंटली पीछे की तरफ मूव हुई है, कितना, 35 मीटर। ठीक है, समझे बात। पहले गाड़ी का ड्राइवर लेके गया होगा गाड़ी आगे, फिर वो इस पॉइंट पे रुक गया होगा, रुक गया होगा। थोड़ा ढंग से लिखता हूं, हाँ, रुक गया होगा। समझ में आया, यहां पे वो रुक गया होगा, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी मोड़ी और चला गया लेफ्ट साइड। 30, सॉरी, हाँ 30 है, 30 मीटर्स, ठीक है, 30, हाँ ठीक है, 30, ठीक है। अब यार आपको ये बात समझ में आ रही है ना। पहले वो स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक गया, फिर वापस आया, फिर पीछे चला गया, तो रिजल्टेंटली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आने का ये मीनिंग है। तो आंसर हमें बहुत कुछ बताता है, आंसर फिजिक्स में हमें बहुत कुछ बताता है। तो ये गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि गाड़ी पहले आगे गई, फिर रुकी, फिर पीछे आई, फिर और पीछे चली गई। तो मेरे इनिशियल पॉइंट से, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, मेरे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अगर हम देखें तो गाड़ी लेफ्ट हो गई, लेफ्ट हो गई तो डिस्प्लेसमेंट उसकी नेगेटिव हो गई। ये फंडा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब आपको निकालने का है डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस में एक लोचा है यहां पे। वो लोचा क्या है, पहले मैं आपको डिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूं। तो पहले गाड़ी ने ये डिस्टेंस कवर किया, फिर गाड़ी वापस आई और फिर यहां तक गई। अब देखिए डिस्टेंस की अगर बात की जाएगी तो पहले अगर ये है कुछ मान लो S1, और फिर ये भी S1 ही होगा, और फिर ये होगा कुछ S2, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस की बात करूं अगर मैं किसकी बात करूं बच्चे, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस यहां पे होगा 2S1 प्लस S2। समझ रहे हो बात। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पे बराबर नहीं होंगे, डिस्टेंस यहां पे ज्यादा होगा। अब डिस्टेंस के लिए क्या करें, डिस्टेंस के लिए क्या करें, ध्यान से सुनो। डिस्टेंस के लिए बच्चे मैंने शुरू में एक कंसेप्ट लिखा था। मैंने क्या लिखा था, ये मैंने लिखा था कि यार अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल दिखते हैं तो हमेशा एक ऐसा टाइम फाइंड करिए जब बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब पता चला क्यों, ये देखो यहां पे रेस्ट पे आ रही है बॉडी, तो बच्चों यहां पे टाइम था 0 सेकेंड्स, तो यहां पे टाइम फाइंड आउट करिए पहले कि कितने टाइम बाद वो रेस्ट पे आएगी। तो देखिए उसके लिए मैं यूज करता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v बराबर है u प्लस ए टी। अब फाइनल स्पीड हमें 0 करनी है, इनिशियल स्पीड दे रखी है 10, एक्सेलरेशन दे रखा है 5 इंटू टी, टी हमें निकालना है बच्चे। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 10 बराबर 5t के, तो वहां से आया 10/5 इज इक्वल्स टू टी, तो यहां से आया t बराबर 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकंड बाद गाड़ी रुक जाएगी। ये लो जी, ये 2 सेकंड बना दो, यहां पे टाइम पता चल गया अब हमें। बच्चों ये टाइम कितना हो रहा है यहां पे घड़ी में,
2 सेकंड, 2 सेकंड बीत चुके हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो ए से लेकर बी तक जाने में उसके पास है 2 सेकंड, और फिर बी से लेकर सी तक जाने में उसके पास कितने सेकंड्स बचे? टोटल टाइम कितना था? 6 सेकंड। तो 2 सेकंड लगा उसको ए से बी तक जाने में, और बी से लेकर सी तक आने में उसको लगा 4 सेकंड, क्योंकि टोटल टाइम कितना था? 6 सेकंड। क्योंकि ये भी S1 है और ये भी S1 है, तो S1 प्लस S1 2S1 नहीं हो जाएगा? पहले इधर गया फिर इधर गया, देखो पहले मेरा हाथ इधर गया S1, फिर वापस आया और S1, S1 प्लस S1 2S1, फिर और पीछे गया तो S2, S1 प्लस S1 प्लस S2। बच्चों बात फॉलो कर रहे हो? अब ध्यान से देखना। अब मैं काम करता हूं, मैं पहले S1 फाइंड आउट कर लेता हूं, मतलब A से लेकर B तक का डिस्टेंस, है ना। अब उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, सिंपल सी बात है। S1 के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, मतलब A से लेकर B तक, है ना, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ही लगाऊंगा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, u कितना है यहां पे? u तो 10 था, अब टाइम को लो 2, टाइम अब 2 सेकेंड्स लो, क्योंकि A से लेकर B तक जाने में 2 सेकेंड लग रहे हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन डेट इज -5 इंटू 2 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 ये बनेगा 20 माइनस 10, ये बनेगा 10 मीटर्स। मतलब ये S1 कितना आ गया? 10 मीटर। ये जो पट्टी है ना रेड कलर की, ये 10 मीटर की पट्टी है। देखो टोटल टाइम 6 सेकंड है। अब गाड़ी A से स्टार्ट हुई और B तक गई तो 2 सेकंड बीत गए, तो बाकी का टाइम कितना होगा? 4 सेकंड्स। और ये टाइम कैसे निकाला मैंने ये किया कि वेलोसिटी फाइनल 0 कर दी, और u 10 था, a -5 था, तो t वहां से 2 आ गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब अगर मेरे को B से लेकर C तक का टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब S1 प्लस S2 निकालना है, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है ना। अब बच्चे आप भूल जाओ कि ऊपर क्या हो रहा है, नाउ फॉरगेट के ऊपर क्या हो रहा है, आप सिर्फ B से C तक फोकस करो। आप क्या लिखोगे B से C तक? आप कहोगे सर B पे गाड़ी रेस्ट पे थी, और जब गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेट करती करती जा रही है। तो S1 प्लस S2 के लिए हम वही वाली चीज लगाएंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अब की बार u का वैल्यू हम लेंगे 0। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ a कितना बच्चे? -5। टाइम बताओ क्या लेंगे अब? B से लेकर C तक की जर्नी में उसके पास कितना टाइम है बच्चों? A से लेकर B तक था 2 सेकंड, B से लेकर C तक कितना टाइम है उसके पास? कितना टाइम है B से लेकर C तक? वेरी गुड वेरी गुड, 4 सेकेंड्स। 4 का स्क्वायर, वेरी गुड। अब यहां से आ जाएगा -5 इंटू ये 16 हो गया, ये 2 पे कटेगा 8, ये आ जाएगा -40 मीटर्स। कितना आया? -40। माइनस का मतलब तो समझ ही गए हो, पीछे की तरफ है तो -40। तो बच्चों ये पूरा डिस्टेंस कितना आया? 40 मीटर, और ये कितना फाइंड आउट किया था? 10 मीटर। अब बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा? पहले गाड़ी आगे गई 10 मीटर, फिर पीछे आई 40 मीटर, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस होगा जो गाड़ी चली है 10 मीटर प्लस 40 मीटर, 50 मीटर, ये डिस्टेंस होगा टोटल, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आया था -30 मीटर्स, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव टर्म, और डिस्टेंस कितना आया? 50 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के फंडों पे बेस्ड होता है ना। तो इनमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, मैं बता देता हूं तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स क्या गलती करेंगे। वो पूछेगा, दोनों चीजें पूछेगा, वो कहेगा डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे?
वो लिखेंगे जी कि चलो ठीक है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट हर बच्चा फाइंड आउट कर लेगा। डिस्प्लेसमेंट हर बच्चा फाइंड आउट कर लेगा क्योंकि उसको फॉर्मूला लगाने का शौक है। वो फॉर्मूला लगाएगा, आंसर निकालेगा और वो डिस्प्लेसमेंट पक्का फाइंड कर लेगा। वो कहेगा 30 - 30 मीटर्स आंसर है। फिर उससे पूछा जाएगा कि बेटा डिस्टेंस भी बताओ, तो वो पता क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा डिस्टेंस बताना है ना। तो वो पता क्या कहेगा, वो कहेगा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो डिस्टेंस को ना बस प्लस करके लिख देगा। वो कहेगा +30 मीटर्स डिस्टेंस है। और ये ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन हमेशा होगा। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा कि डिस्प्लेसमेंट बराबर है -30 मीटर के और डिस्टेंस बराबर है 50 मीटर के। तो ये सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा। तो मैंने गलत भी बता दिया, जो गलती करके आएंगे बच्चे वो भी बता दिया। बस वो डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसका नेगेटिव साइन हटा देते हैं। ये कह देते हैं अरे डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता जी, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, हटाओ नेगेटिव, और वो ही डिस्टेंस चिपका देंगे। वो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि गाड़ी बीच में कहीं पे रुकी होगी। अब आ गया मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, इसको देख लो बच्चों फटाफट। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी में क्या है, हम एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं विद अ स्पीड ऑफ u। तो ये बॉल ऐसे ऊपर की जर्नी पहले तय करेगा, ऊपर जाके ये कहीं पे रुक जाएगा, मतलब इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। फिर ये उसी रास्ते से बच्चे फाइनल आएगा, उसी रास्ते से नीचे आएगा। लेकिन मैं वो रास्ता थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूं। तो बच्चे यहां से ये नीचे आएगा और उसी पोजीशन पे आके पटक जाएगा। ये कहलाता है मोशन इन 1D अंडर द ग्रेविटी। ये क्या है, ये है मोशन इन 1D अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, अब यहां पे ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी है गुरुत्वाकर्षण, है ना। पता नहीं हिंदी में मेरे को एग्जैक्टली बोलना नहीं आता। हाँ, ग्रेविटेशन, है ना। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अरे कुछ नहीं है यार, एक बॉल को ऊपर फेंका है, बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके रुक गई, फिर ऊपर से नीचे आ गई, है ना। अब सुनो यहां पे ध्यान से। अब यहां पे बॉल पे जो एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन जो बॉल पे लग रही है वो लग रही है नीचे की डायरेक्शन में, वो लग रही है नीचे की डायरेक्शन में, और वो होती है बच्चे स्मॉल जी। उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा हम लेंगे -g। क्यों लेंगे -g? हाँ भाई, -g क्यों लेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का करेंगे, yx। ठीक है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। ठीक है, अब यार एक बात ध्यान से सुन लो। बहुत से बच्चे 9th क्लास में एक टेक्निक फॉलो करते हैं कि बॉल ऊपर जा रही है तो सर जब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सुन लो ध्यान से। एक्सेलरेशन हमेशा -g रहेगी, एक्सेलरेशन हमेशा -g रहेगी, भले ही बॉल ऊपर जाए या नीचे आए। ये बात अपने पल्ले बांध लो, ये बात आप अपने पल्ले बांध लो। एक्सेलरेशन हमेशा -g रहेगी, भले ही बॉल ऊपर जाए या नीचे आए। प्लीज ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है। बॉल के ऊपर जाने से या नीचे आने से ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ ने हमेशा नीचे की तरफ ही फोर्स लगाना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप
एक्सेलरेशन को हमेशा बच्चे माइनस जी लेंगे, ठीक है। अब सुनो, कुछ पैरामीटर्स हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा, ये है पॉइंट सी, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक जब बॉल जाती है तो उसको हम कहते हैं एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाना, ठीक है। और जब बी से लेकर ए तक बॉल आती है तो उसको हम कहते हैं डिसेंट, डेसेंट सॉरी, डिसेंट तो अलग वर्ड हो गया इंग्लिश का, डेसेंट नीचे आना, ठीक है। एसेंट का मतलब है ऊपर जाना, एसेंट का मतलब है ऊपर जाना, और डिसेंट का मतलब है नीचे आना, ठीक है। अब हम ना ऊपर जाने वाले टाइम को निकालते हैं, फिर नीचे आने वाले टाइम को निकालते हैं और देखते हैं। तो मैं पहले निकालता हूं, लेट्स डू सम डेरिवेशंस। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं बच्चों टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट निकालते हैं। तो बच्चे टाइम ऑफ एसेंट के लिए लेट्स यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेज v इक्वल्स यू प्लस ए टी। तो देखो, जब बॉल ऊपर जा रही है उसको ऑब्जर्व करो, ये गई बॉल यहां से ए पॉइंट से लेके बी तक ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है। इन दिस लाइन इट इज मूविंग। हाँ, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0। इनिशियल स्पीड हमने उसको दी थी कितनी? u। तो ये हो गया 0 u। ए कितना है? माइनस जी इंटू टी। ए कितना है? माइनस जी। अब माइनस जी आप समझ रहे हो क्यों मैं माइनस जी कंसिडर कर रहा हूं, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहां से आएगा u बराबर है जी टी के, तो दिस एम्प्लाइज t बराबर हो जाएगा u बाय जी के। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल, u बाय जी, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, जो टाइम ऑफ डेसेंट होता है ना, उसमें जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आ रही है, तो बच्चे सेम पाथ फॉलो कर रही है। फाइनल स्पीड 0 तभी है ना, तभी तो वो यहां पे जाके रुक जाएगा ना। देखो बॉडी, नहीं तो अगर स्पीड 0 नहीं होगी तो बॉडी तो ऊपर ऊपर मूव करती रहेगी ना, वो रुकेगी कब? जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे स्पीड 0 हो जाती है। हाँ, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होता है, एसेंट के बराबर होता है। तो अगर इसको हम t1 लिख लें, है ना, t1 लिख लें, तो t2 मतलब b से लेकर c तक आने का जो टाइम है t2, t2 भी सेम आता है, वो आता है u बाय जी। तो t1 और t2 सेम होते हैं, मतलब यहां से एक नोट निकल के आया है कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर है टाइम ऑफ डेसेंट के, ठीक है। और किसके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? u बाय जी, ठीक है। और इस फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में हमेशा चीजें जो हैं वो मैग्नीट्यूड में ही जाएंगी। अब आप ये मत कर देना कि g को यहाँ पे -10 डाल दो, g का हम ऑलरेडी साइन डाल चुके हैं, तो g को यहाँ पे -10 मत डालना, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना, पुट ओनली द मैग्नीट्यूड्स। तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब तुम लोग भी ये गलती करोगे, तुम लोग क्या करते हो, तुम कहते हो यार सर ने तो बताया था कि जी -10 होता है ना। तो बच्चे यहाँ पे -10 पुट कर देते हैं और कहते हैं ये लो सा टाइम नेगेटिव आ गया, ये कैसे हो सकता है बताओ। अरे भाई, कोई भी फॉर्मूला अगर होता है वो हमने ऑलरेडी साइन पुट करके डिराइव किया है, तो उस फॉर्मूले में हम सिर्फ चीजों की वैल्यू डालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड डालेंगे, ठीक है। अब बच्चे, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, इट इज द टाइम, इट इज द टोटल टाइम, it is the total time for which the ball remains in the air,
ठीक है, तो ये कैपिटल टी जो है ये T1 प्लस T2 करोगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा U बाई जी प्लस U बाई जी, तो ये 2U बाई जी हो जाता है। तो बॉल कितनी देर के लिए हवा में रहेगी, जैसे हमने बॉल उछाली तो बॉल पहले ऊपर गई फिर बॉल नीचे आई, तो कितनी देर के लिए ऑन टोटल वो हवा में रही, दैट इज कॉल्ड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इट इज 2U बाई जी। ठीक है, अगेन इन दिस फॉर्मूला, अब ठीक आ रही है बच्चे आवाज? इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हाँ, ओनली पुट ओनली द मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तीसरी डेरिवेशन है, मतलब तीसरा एक रिजल्ट है, दैट इज ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो अगर एक बॉल आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो और यहां तक वो बॉल गई, ठीक है बच्चे, यहां पे स्पीड थी u, यहां पे थी v0 हो गया था ना, तो ये जो हाइट होती है ना, मतलब बच्चे ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट, दिस हाइट इज कॉल्ड बाय मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डेट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h, है ना। एक काम करते हैं, देखो इसके लिए हम यूज करते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन मोशन की यूज करते हैं। आप पूछ भी रहे थे ना कब यूज होगी, ये देखो ये यूज करते हैं। s हमें निकालना है, s को हम h रख देंगे, ये मैं इक्वेशन लगा रहा हूं a से लेकर b तक। अब जरा बताओ मैं यहां पे v का वैल्यू क्या डालूं, बताओ बच्चों, v का वैल्यू क्या डालूं? a से लेकर b तक अगर मैं ये इक्वेशन अप्लाई करता हूं, तो अब मैं, मेरे को u नहीं डालना, अब मेरे को फाइनल स्पीड बतानी है। मैं अप्लाई कर रहा हूं इसको फ्रॉम a टू b, फॉर a टू b, फॉर a टू b, a से लेकर b तक मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। वेरी गुड, इट इज 0, वेरी गुड, 0 इंटू टी। देखो अब फायदा आ रहा है ना, ये फायदा होता है इस इक्वेशन का, ये फायदा होता है अगर ना फाइनल स्पीड ज्यादा आसान हो पुट करनी। अब यार जीरो पुट करना ना हमेशा आसान होता है, मतलब जीरो अगर पुट करोगे तो वो एक टर्म जीरो कर देगा, तो हेडेक कम हो जाती है ना। तो v का वैल्यू जो है वो जीरो है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो v जीरो हो गया। अच्छा, a कितना है? a है माइनस जी, तो a को तो हम रख देंगे माइनस जी, a को रख देते हैं माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, है ना। टी पता है हमें, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई टू। अच्छा, टी हमें पता है, टी कितना था? टी था यू बाई जी, तो यू स्क्वायर। एक सेकेंड, इसको मैं अगली स्लाइड पे करता हूँ। ठीक है, यहां से आएगा, हाँ यहां से आएगा एच मैक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास आया बेसिकली जी टी स्क्वायर बाई टू। अब ए से लेकर बी तक जाने का जो टाइम था वो था u बाई जी, तो उसको जब पुट करेंगे तो g बाई टू, है ना, g बाई टू इंटू जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो ये g से g गया, तो यहाँ से आ गया u स्क्वायर बाई टू जी। ये फॉर्मूला संभाल के रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द आंसर। ठीक है, टी को पुट कर दिया मैंने, टी को पुट किया मैंने u बाई जी, तो टी को जब मैंने u बाई जी पुट किया तो एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया। तो दो फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से फॉर्मूले आए? पहले आया बच्चे आपके पास
टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो आया 2u/g। फिर आया h मैक्स का, वो आया u²/2g। ठीक है, अब कुछ और डेरिवेशंस देखते हैं। ठीक है, एक और डेरिवेशन देख लेते हैं। माइनस नहीं है, ये है t फ्रॉम ए, मतलब माइनस नहीं था ये, इसका मतलब था a से लेकर b तक जाने का वक्त, a से लेकर b तक जाने का वक्त, तो वो माइनस नहीं है, मतलब a से लेकर b तक जा रहे हैं, वो ऐसे दिखाया था मैंने, तो टी ए बी लिख लो उसको। हाँ, तो यार अब एक और डेरिवेशन है, एक रिजल्ट बच्चे मैं चाहता हूं आप याद रखो, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होता है। तो अगर एक कोई बॉडी को, बॉल को रिलीज कर दिया गया, तो वो बॉल ग्राउंड पे कितनी स्पीड लेकर पहुंचेगी, और इस जर्नी में, मतलब अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये दो पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये दोनों फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम ए से लेकर बी तक अगर फाइंड आउट करें, क्या पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है हाइट h, तो मैं यहां पे यूज करता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v² - u² इक्वल्स टू 2as। v बच्चे हमें निकालना है, u बच्चे हमें 0 दे रखा है, क्योंकि ये बॉडी यहां से रिलीज कर रखी है। रिलीज करने का मतलब क्या है कि इनिशियल स्पीड उसकी 0 है। a कितना होता है बच्चे, a होता है -g। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्योंकि बच्चे बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी -h। तो v² बराबर हो जाएगा 2gh के, तो यहां से v बराबर हो जाएगा √2gh। ये लो, ये रिजल्ट संभाल के रख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, सिमिलरली टाइम भी निकाल लेते हैं। तो टाइम होता है s, मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। हाँ, तो s कितना है, s इज अगेन -h, u इज 0, a कितना है -g इंटू t², ये गया माइनस से माइनस, तो यहां से आ गया 2h/g का अंडर रूट। ये भी लिख देता हूं, टाइम फ्रॉम ए टू बी लगेगा √2h/g। तो यार ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब क्वेश्चन फिर आप थोड़ी जल्दी कर पाओगे। ये दोनों फॉर्मूले कि अगर हम किसी बॉल को या मास को अगर रिलीज करते हैं किसी पोजीशन से, तो जब वो नीचे हिट करती है बॉडी, तो एक तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, और दूसरी बात कितना टाइम उसको लगता है। फर्स्ट इक्वेशन तब यूज करते हैं बच्चे अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना हो और टाइम दे रखा हो। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालना था भले ही, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं पता था ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता है, तो थर्ड इक्वेशन यूज की मैंने। ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आपको सभी को याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन करो फटाफट बच्चों, कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे यहां पे। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है वो, एक तो वो पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरी चीज वो पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। ये दो चीजें बच्चों वो पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। यहां पे लगेगा फॉर्मूला 2u/g, और यहां पे लगेगा u²/2g। ठीक है, अब ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बच्चे u कितना गिवन है, ये रहा u, और g का वैल्यू आपको लेना होता है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो आप इतना लेंगे, हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ u डेट इज 20/g डेट इज 10, तो ये हो जाएगा 40/10 डेट इज 4 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, और यहां पे करेंगे u² करेंगे तो 20 का स्क्वायर, तो 20 × 20/2g
जी कितना है 10, ये गया 20 मीटर्स। तो टाइम टाइम जितनी देर के लिए वो हवा में रहेगी बॉल, वो होगा 4 सेकंड, और मैक्सिमम हाइट जो है वो होगी 20। फिर वही बात मैंने ये कहा था कि डेरिवेशन जब करते हैं तब उसको नेगेटिव लेते हैं, फॉर्मूले में हमेशा मैग्नीट्यूड डालने हैं, इतनी बार तो बताया है। फॉर्मूला में हमेशा मैग्नीट्यूड डालना है बच्चे, हमेशा मैग्नीट्यूड डालना है, ठीक है। इस बात को पल्ले बांध लो, नहीं तो गलतियां करोगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा बहुत सारे। चलो बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू बच्चों।